Good morning, everyone. Now, let us discuss further the application of ट्रांजिस्टर। जो 3 ट्रांजिस्टर हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं उनके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज़ एम्पलीफिकेशन। हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फेथफुल एम्पलीफिकेशन एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन कब होगा इसके बारे में आप लिख सकते हैं, व्हेन एन एम्पलीफायर increase the strength of when an amplifier increase the strength of weak input signal, when an amplifier increase the strength of weak input signal without any change in its shape। सिग्नल का जो शेप है उसी शेप के अंदर जो आपका आउटपुट सिग्नल भी पड़ा रहे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर इनपुट सिग्नल जो है वो दिया किसी साइन वेव के टर्म में, देन इफ द आउटपुट सिग्नल वो एम्पलीफाई हो जाए बट उसका पैटर्न वही रहे, शेप ना चेंज हो, देन द एम्पलीफिकेशन इज कॉल्ड फेथफुल एम्पलीफिकेशन। then the amplification is called faithful amplification। so this is all about the definition of faithful amplification। now question is, किन किन पैरामीटर पे हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन डिपेंड करता है। तो कुछ कंडीशंस हैं वो हम लोगों को फॉलो करनी है। द कंडीशंस which have to be followed for getting this faithful amplification। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस आप लोगों ने फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या क्या हैं, उनमें से नंबर 1 कंडीशन है, देखो 3 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। पहली चीज़ हमारे पास है कलेक्टर करंट, दूसरी चीज़ हमारे पास है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, और तीसरी चीज़ हमारे पास है बेस इमीटर वोल्टेज। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। इनकी वैल्यू आप अगर प्रॉपरली फिक्स कर लेंगे जैसा कि कंडीशनली है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है वो सही रहेगा। तो वो क्या है, इसके अंदर आपने IC0 डिफाइन करना है, इज नोन एज जीरो कलेक्टर करंट। जीरो कलेक्टर करंट कब होगा, जब डीसी लोड लाइन के अंदर हमने स्टडी किया था कि हम इनपुट सिग्नल को बिना अप्लाई किए अगर इसके अंदर ड्रा करते हैं करंट को तो वो जीरो कलेक्टर करंट कहलाता है। तो इस जीरो कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है इसको हम लोगों ने एक फिक्स वैल्यू रखना है, कम से कम दिस जीरो कलेक्टर करंट वैल्यू इट इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम कलेक्टर करंट, the maximum collector current due to signal alone। alone का मीनिंग क्या है, जब आपके पास सिर्फ आउटपुट सिग्नल की वैल्यू वहाँ पे रहती हो उस टाइम में जो कोई भी वैल्यू आपके पास आएगी उस वैल्यू को आपने कम से कम रखना है। मतलब ये क्या है कि इससे ज़्यादा आपने इसको रखना है जीरो कलेक्टर करंट को। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, क्लिपिंग ऑफ होगा, यानी सिग्नल का कुछ पार्ट जो है, सपोज करो ये चीज़ मेंटेन नहीं होती तो सपोज इतना पार्ट सिग्नल का हमें नहीं मिलता, तो इस तरीके से आपका सिग्नल जो है क्लिपिंग ऑफ हो जाएगा। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, एक जीरो करंट की मिनिमम वैल्यू को मेंटेन यहाँ पे आप लोगों ने करना है। नाउ सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आप लोगों ने डील करना है वो क्या है,
that is we have to fix minimum बेस इमीटर वोल्टेज। एक ऐसी वैल्यू तक आपको उसको फिक्स करना है जिससे और कम आप नहीं करोगे, उससे कम करोगे तो आपका सिग्नल जो है वो प्रॉपर एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा। और वो क्या है, अगर आपके पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो उस कंडीशन में वो 0.7 वोल्ट है वीबी की वैल्यू, और आपके पास जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है तो उस टाइम में 0.3 वोल्ट वैल्यू है। तो ये वैल्यू कम से कम आपको रखनी है। हमें ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि आपके पास जो है इनपुट सिग्नल को बिल्कुल जीरो कर दें। कम से कम ये बाइसिंग वोल्टेज आपको पोटेंशियल बैरियर के जितना देना ही देना है। थर्ड वन, वी हैव टू फिक्स मिनिमम कलेक्टर मीटर वोल्टेज। वी हैव टू फिक्स मिनिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, यानी कि VCE की वैल्यू भी आपको एक फिक्स पैरामीटर में रखनी है। और वो क्या है, फॉर सिलिकॉन इट इज़ 1.0 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज़ 0.5 वोल्ट। इससे कम आप उसको नहीं वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कभी भी, इतना वैल्यू आपको कम से कम उसको प्रोवाइड करना ही होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर लेते हैं तो हमारा एम्पलीफिकेशन जो है वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड बाइसिंग। हम लोगों को जब भी एम्पलीफायर बनाना होता है तो पहले हमें ट्रांजिस्टर को बाइसिंग देना होता है। तो वो बाइसिंग किस लिए देना है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि व्हाई वी नीड बाइसिंग। और जो बाइसिंग देना है, आप याद रखना इस चीज़ को, बाइसिंग के लिए आपको ट्रांजिस्टर को डीसी बाइसिंग प्रोवाइड करना है पहले, उसके बाद में ही आप उसको सिग्नल दे पाओगे। तो हम लोग इसमें ये पॉइंट क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज नीड ऑफ बाइसिंग ए ट्रांजिस्टर। किसी एक ट्रांजिस्टर को बाइसिंग देने की क्या जरूरत है, व्हाई वी नीड द बाइसिंग फॉर ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये पूछा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। व्हाई वी नीड बाइसिंग फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन वी हैव टू मेंटेन सम प्रॉपर वैल्यू, जैसा अभी हमने स्टडी किया। तो इसमें आप लिख देंगे फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन we have to set some values of IC, VCE and VBE। फेथफुल एम्पलीफिकेशन करने के लिए हमें इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ सेट करनी है। एंड फॉर दिस, इनकी वैल्यूज को सेट करने के लिए, फॉर दिस वी नीड टू bias our transistor with DC सप्लाई। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने बाइसिंग देना जरूरी है, क्योंकि इनपुट सेक्शन को आप क्या करना चाहते हो, फॉरवर्ड बाइस्ड। बाइसिंग देके इनपुट सेक्शन को आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बाइस्ड करोगे। और जो आपके पास आउटपुट सेक्शन है या आउटपुट जंक्शन है उसको आप क्या करोगे, रिवर्स बाइस। आउटपुट जंक्शन को आप क्या काम करोगे, रिवर्स बाइस करोगे। तो इस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है और आउटपुट जंक्शन को आपने रिवर्स बाइस करना है। और ये सब काम करने के लिए आपको डीसी सप्लाई से आपके ट्रांजिस्टर को बाइसिंग देना होगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द डीसी सप्लाई इज कॉल्ड बाइसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। वी कैन राइट दिस प्रोसेस of providing the DC voltage or potential to the transistor
is known as the biasing of transistor, is known as the biasing of transistor. So this is all about the biasing की हमें क्यों ज़रूरत है, और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्या हम कर सकते हैं इससे, बाय डूइंग दिस DC supply biasing we can set or we can find the Q point of a transistor. और Q point क्या है अपने आप में, दिस इज ऑपरेटिंग पॉइंट, वी हैव टू फाइंड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं पता करोगे तो आपके ट्रांजिस्टर का नेचर आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ उसको किस स्पेसिफिक रीजन के अंदर आप लोगों ने वर्किंग करवाना है। तो ये क्यू पॉइंट जो है ये आपको फाइंड करना इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा इस क्यू पॉइंट के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस क्यू पॉइंट एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू फाइंड दिस। What is this Q point and what are the conditions to find this Q point? तो हम लोगों ने DC लोड लाइन के अंदर इसको completely हमने स्टडी किया था कि Q point कैसे निकालते हैं, तो उसी पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे कि what are the criteria of selection of operating point. तो क्वेश्चन इज selection of ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट को आप लोग किस लेवल में सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें, तो ये हम लोगों ने इसके अंदर डिटरमाइन करना है। नाउ फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्यू पॉइंट बड़ा सिंपल सा फंडा है कि इनपुट सेक्शन जो है, बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको तो आपने फॉरवर्ड बायस करना है, और जो आपके पास आउटपुट सेक्शन है उसको आप लोगों ने क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो इनपुट को आप फॉरवर्ड बायस करेंगे, आउटपुट को आप रिवर्स बायस करेंगे। तो डीसी सप्लाई ऐड करके हम लोग ये वर्किंग जो है इसकी कर लेते हैं। नाउ अब हमें वो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर के जैसा हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, उसको इस बाइसिंग के थ्रू हम लोग एक्टिव रीजन में वर्क करेंगे, बट प्रॉपर एक हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल में जाके उसको वर्क करना है। तो उसके लिए हमें ये ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, और ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्यू पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसको हमने डिटरमाइन करना है। सो दिस क्यू पॉइंट इज सिलेक्टेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। किस तरीके से आपका प्रिपरेशन वहाँ पे करना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। पहला कि क्यू पॉइंट इस तरीके से सेट करें कि ट्रांजिस्टर से जो पावर है वो मैक्सिमम आपको मिले, दैट विल बी मैक्सिमम कलेक्टर डिसिपेशन, पीसी मैक्सिमम। कलेक्टर के अंदर जो पावर गेन है वो मैक्सिमम मिले आपको इस सिस्टम में, ट्रांजिस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा पावर वहीं पे कंज्यूम हो ताकि आपको मैक्सिमम करंट वैल्यू मिले। एंड थर्ड सेकंड पॉइंट इज मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज वी हैव टू सेट, मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज यानी वीसी का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। एंड पॉइंट नंबर थ्री इज मैक्सिमम कलेक्टर करंट। तो आईसी का वैल्यू भी आपके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने याद रखने कि हमें एक्टिव रीजन को है इन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग सेट करना है, या क्यू पॉइंट को इन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग सेट करना है। नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट फॉर दिस इज मैक्सिमम इमीटर बेस वोल्टेज, मैक्सिमम इमीटर बेस वोल्टेज यानी VBE का वैल्यू भी आपको मैक्सिमम जो है इसके अंदर सेट करना है, इमीटर बेस वोल्टेज। सो VEB, दिस इज VEB। नाउ इन सब पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्यू पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करना है। तो उसका हम लोग अगर एक ग्राफ बनाएं कि इन चारों चीज़ों का रेटिंग करके, मेन ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं, तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट का सिलेक्शन है वो कुछ ऐसे करना है कि ये सपोज हमारे पास एक आउटपुट करेक्टरिस्टिक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ IB = 0,
I1, I2, I3, and if we just increase this then we get now I4. तो ये IB की वैल्यूज़ हैं कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास VCE है और यहाँ पे आपके पास है IC। तो DC डॉट लाइन का कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, DC डॉट लाइन। तो Q पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे हमने सपोज सेट कर लिया, दिस इज Q पॉइंट। सो दिस रीजन इज नोन एज कट ऑफ रीजन, दिस इज सैचुरेशन रीजन एंड दिस इज एक्टिव रीजन। जो बाकी सारा बच गया इस प्रॉपर इस सैचुरेशन रीजन को छोड़ के और इस कट ऑफ रीजन को छोड़ के, बाकी जो बचा वो सारा क्या है आपका एक्टिव रीजन है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इस Q पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारी। तो इसका मीनिंग ये है कि जो वोल्टेज है, कलेक्टर वोल्टेज है, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ सेट करनी है, ठीक है। तो ये आपका VC मैक्सिमम का पॉइंट होगा। सिमिलरली हमें करंट जो है वो कहीं यहाँ सेट करना है, तो ये आपका IC मैक्सिमम होगा। और सिमिलरली पावर गेन की वैल्यू भी आपको अच्छी खासी चाहिए, तो हम अपना ट्रांजिस्टर जो है वो कुछ इस एरिया में ऑपरेट करेंगे इस तरीके से, ताकि आपके पास मैक्सिमम तो वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग हो और मैक्सिमम ही आपको इस केस में करंट कोरस्पॉन्डिंग हो। तो ये एरिया हमारे लिए जो रहेगा, दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और यहाँ पे जो आपको पावर गेन मिलेगा, दैट पावर विल बी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम डिसिपेशन होगा पावर का कलेक्टर के रीजन में, और उससे मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा और मैक्सिमम ही वोल्टेज आप उसमें ले पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिस्टर selection of Q point. Now further the point of discussion is need of, हमने ये Q point तो बना लिया, ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट ढूंढ लिया, फिर उसको हमने बना लिया, बट इसको स्टेबल करना जरूरी है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ Q पॉइंट। तो वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट टर्म है, स्टेबलाइजेशन ऑफ Q पॉइंट। और वो अगर आप नहीं करोगे तो आपका ट्रांजिस्टर जो है दिस विल नॉट वर्क प्रॉपरली, और आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन की बजाय वो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन जो है उसके अंदर मिलेगा। तो हम लोगों को वो भी एक प्रॉपर वैल्यू के अंदर इसके अंदर सेट करना है कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर बायसिंग को स्टेबलाइज कर देंगे। तो अगला एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, द नीड ऑफ बायस, नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन, नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। कि आपकी बायसिंग आपने कर दी, Q पॉइंट आपने ढूंढ लिया, अब उसको स्टेबलाइज करना क्यों जरूरी है, ताकि एक प्रॉपर तरीके से आपका जो सिस्टम है वो ऑपरेट हो सके और उसके अंदर कोई किसी तरीके का चेंजेस जो है वो ना आए, स्टेबलाइजेशन उसकी प्रॉपर बनी रहे। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो इसके अंदर फंडा जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग अगर IC और VCE की वैल्यू फिक्स हो जाती हैं प्रॉपर, जो हमने मैक्सिमम पे अटेन कर ली, और इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता है, फिक्स होने का मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन वैल्यू। एक बार आपने ट्रांजिस्टर को सेट कर लिया, उसके बाद में Q पॉइंट बना लिया, फिर इनकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। और वो चेंज क्यों नहीं आएगा, वो कब पॉसिबल होगा, कि अगर जिस भी फैक्टर पे आपका ट्रांजिस्टर डिपेंड करता है उन सब से ये इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर ये उन पे डिपेंड करेगा तब हमारे पास वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब पहली बात तो ये समझना है कि वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो IC और VC की जो वैल्यू हैं, द वैल्यू ऑफ, हम लिख सकते हैं इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ IC एंड VCE आर depend on the value of temperature of transistor and also depend on the replacement of transistor, replacement of ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से जो है आप इसमें चेंज कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। नाउ द इम्पोर्टेंट वन इज कि कैसे उसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाएं और कैसे ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट से उसको इंडिपेंडेंट बनाएं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपका ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंडेंट है। तो जो प्रोसेस जिनके अंदर हम इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बना देंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज
बायस स्टेबलाइजेशन। तो इसको आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट इन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर ये हमारे पास प्रोसेस हम करें, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज बायस stabilization. This process is known as bias stabilization. So this is all about the bias stabilization. अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म क्या क्या हैं, तो उसमें बड़ा सिंपल है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से वो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो आईसी का आता है। तो आईसी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, बीटा इंटू आई बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी ई ओ। तो ये जो रिजल्ट है हमारा, इट इज़ ICBO। ये तो रिवर्स बायस लीकेज करंट है, तो इसको तो जीरो करना ही करना है, और यही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और इसकी वैल्यू जो है, हर बार जब आप 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपके ट्रांजिस्टर का, क्योंकि वर्किंग आप करवाओगे तो इट में भी पॉसिबल कि वो हीट हो जाए, और 10 डिग्री सेल्सियस की हर वैल्यू के बाद ये वैल्यू जो है ये क्या करेगी, ये डबल हो जाएगी। अगर ये डबल होगी तो अल्टीमेटली आपका IC का वैल्यू है वो क्या करेगा, फिर इट विल इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो हमें ये चीज़ सेट करना है, इसको हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट फंडा। सेकंड इज जो डिपेंडेंस है वो क्या है कि ट्रांजिस्टर अगर हम चेंज करें, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करें, इसका मीनिंग क्या होता है कि हर बार कोई नया ट्रांजिस्टर बनाओगे तो उसका गेन कुछ अलग होगा। तो वो गेन की वैल्यू को अगर फिक्स कर दें, इफ़ बीटा इज फिक्स्ड, अगर इसको आप फिक्स कर दें बीटा की वैल्यू को, तो आपके पास क्या होगा, IB की वैल्यू, देन IB की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और IB की वैल्यू अगर फिक्स हो जाएगी तो कोरस्पॉन्डिंग IC की वैल्यू भी क्या करेगी, फिर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। और इसकी वजह से आपका VCE का रिजल्ट है वो भी प्रॉपरली मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा, फिक्स्ड मैक्सिमम वैल्यू। सो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बायसिंग स्टेबलाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उसको आपने करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायसिंग स्टेबलाइजेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस यूनिट के अंदर करने के लिए वो है कि क्या क्या मेथड्स यूज हो सकते हैं बायसिंग स्टेबलाइजेशन के। तो हमारे पास 4 मेथड हैं, और उन चारों को हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे डिस्कस करने की जितना हो सकेगा, या 1 या 2 लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।